नजमुल साकिब साहब, एससीओ समिट के हवाले से आपने इससे कबल हमें बड़े तफसीलन बताया कि ये किस तरह होती हैं, क्या मकासद होते हैं। हमारी तवक्कुआत जो हैं वो काफ़ी हाई हैं इससे, तो क्या तवक्कुआत होनी चाहिए और हमें हासिल क्या होगा, ज़रा इस सवाल से भी हमें आगाह कीजिएगा। देखिए, पहले तो मकासद इनके क्लैरिटी से पता लग जाए, क्योंकि अगर आप चार्टर पढ़ते हैं ना एससीओ का, तो उसमें आपको 3 बड़े मकासद नज़र आते हैं इस तंजीम के। आपने उसकी अहमियत तो बता ही दी। पहला है कि पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी ऑफ द रीजन, यानी इस खित्ते का अमन और उसकी सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी जो है, इस्तेहकाम जो है, ये नंबर 1 पे है। दूसरा है आपका कि आपके ये जो टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स हैं, और उसके साथ आपका ये है कि आपने प्रिवेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट करनी है, यानी कॉन्फ्लिक्ट्स को आपने रोकना है। और तीसरा और सबसे अहम मेरे नज़दीक ये है कि आपने कोऑपरेशन बढ़ाना है, ख़ास तौर पे इकोनॉमिक फील्ड में, ताकि ग्लोबल इकोनॉमी के साथ आपकी इंटीग्रेशन हो जाए। याद रहे कि ये इसमें बहुत सारे, चूँकि आपने नाम गिनवा दिए कि बहुत सारे ममालिक हैं, तो ये एक मल्टीलैटरल फोरम है, ये बायलैटरल फोरम नहीं है। तो वो लोग जो ये बात कर रहे हैं जी कि इसमें कश्मीर की बात होगी कि नहीं, इसमें फ़लस्तीन की बात होगी कि नहीं, और चूंकि यानी हिंदुस्तान से भी आ रहे हैं, एक मंदूब आ रहे हैं, तो उसमें पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। एज वी स्पीक, अभी जब हम बात कर रहे हैं, तो इसका जो डिक्लेरेशन होता है ना, जब आपकी कॉन्फ्रेंस या इस तरह की कोई समिट या काउंसिल ख़त्म होती है, तो एक डिक्लेरेशन होता है, जो एक डॉक्यूमेंट होता है तफसील से, कि ये सारे सरबराहान मुमलकत मिले और इन्होंने मिल के इन चीज़ों पे ये किया, और इस तंजीम का मतमाए नज़र या इसका व्यू पॉइंट जो है, मिसाल के तौर पे गज़ा के बारे में क्या है, फ़लस्तीन के बारे में क्या है, कश्मीर के बारे में, जनरल और ब्रॉड टर्म्स में होता है, डिटेल में नहीं होता, क्योंकि इसमें आपको पता है ना कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो हैं वो इसमें मौजूद हैं। देखिए, ये 2 बड़े फोरम हैं एससीओ के। एक है हेड्स ऑफ स्टेट का, जिसका कि पिछले 2 महीने कबल कज़ाकिस्तान आस्ताना में उसका इजलास हुआ, साल में 1 दफ़ा होता है। दूसरा है हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का, जिसमें कि यानी वज़राए आज़म जो है वो नॉर्मली वो आते हैं, वज़ीर ख़ारजा भी आ सकते हैं। अब इन पे ये है कि जो हेड्स ऑफ स्टेट का होता है, उसमें हेड्स ऑफ स्टेट डायरेक्शन देते हैं, प्रायोरिटीज सेट करते हैं, और उसके बाद जो ये वज़राए आज़म का होता है, जो कि ख़ुद भी यानी 1 साल में 1 दफ़ा होता है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले वो जो प्रायोरिटीज़ उनको मिलती हैं या वो जो हिदायत हेड्स ऑफ स्टेट देते हैं, उसको किस तरह से अमली जामा पहनाना है, ख़ास तौर पे इकोनॉमिक कोऑपरेशन में, तो वो आपके वज़राए आज़म करते हैं। और साथ ही बजट अप्रूव होता है, जिसको सेक्रेटेरिएट इसका है ना, उसका बजट वगैरह, कि किस तरीके से अगर ये हम प्रोजेक्ट्स करेंगे तो उसमें बजट कैसे होगा। तो ये हो गया आपके 2 इम्पॉर्टेंट इसकी काउंसिल। 3 और भी काउंसिल्स इनकी हैं। याद रहे कि जब हेड्स ऑफ स्टेट मिलते हैं या हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मिलते हैं, काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट हो या काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट हो, उससे पहले एक तवील सिलसिला होता है जिसमें सीनियर ऑफिशियल्स मिलते हैं, वो देखते हैं अच्छा जी ये डिक्लेरेशन हमने बनानी है, इसमें क्या क्या अवामिल होने चाहिए, सारे इसको मिल के बनाते हैं। फिर उसके बाद आपके यानी सेक्रेटरी लेवल के लोग हैं, फिर उसके बाद आपके मिनिस्टर लेवल के लोग हैं, और फाइनली फिर ये होता है कि हेड्स ऑफ स्टेट या हेड्स ऑफ गवर्नमेंट जो हैं वो मिलते हैं और उस पर दस्तखत करते हैं उस डिक्लेरेशन पे, और फिर उसके बाद वो उसको फॉर्मली अनाउंस किया जाता है। अब इसमें साइड लाइन्स की मीटिंग्स होती हैं। इसके अलावा एक और अहम चीज़ इसमें होती है, उसको हम रिट्रीट कहते हैं। जब इस तरह की कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, तो उसमें यानी कॉन्फ्रेंस से जब बाहर निकलते हैं तो कुछ 3-4 घंटे उसमें ऐसे होते हैं जिसमें ये सारे हेड्स ऑफ गवर्नमेंट या हेड्स ऑफ आपके जो है स्टेट हैं, वो एक इनफॉर्मल मीटिंग करते हैं। उसमें कोई नोट टेकर नहीं होता, मिनट नहीं को लेता, वो आपस में बात करते हैं। ये बड़ी एक अहम चीज़ होती है, रिट्रीट इसको कहते हैं। अब पता नहीं इस्लामाबाद में जो हो रही है ये रिट्रीट होगी कि नहीं। इसमें बहुत सारे अहम मामलात जो हैं वो 2-3 लफ्ज़ों में यानी हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर रूस का है या चाइना का है और पाकिस्तान वहाँ यानी उनके भी वज़ीर आज़म या हेड ऑफ स्टेट हैं, यानी सदर मोहतरम हैं, तो वो 2-3 बातों में ही बात करके तो पूरी कर सकते हैं। तो ये भी उसका एक अहम पहलू होता है। देखिए, ये मेज़बानी जो है ना, ये जो आपने वो खदशे का इजहार किया, अब उसकी तरफ आते हैं, 2 मिनट उस पर लगाते हैं। इस तरह की कोई कॉन्फ्रेंस होती है तो उसके 2 पहलू होते हैं बुनियादी। पहला पहलू होता है लॉजिस्टिक्स का,
जिसमें होता है कि ये आज इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े डेलीगेशंस आ रहे हैं, इन्होंने रहना कहाँ है, इनकी ट्रांसपोर्टेशन का क्या बंदोबस्त है, इनकी एयरपोर्ट पे प्रोटोकॉल कैसे होगी, इनकी सिक्योरिटी का क्या यानी बंदोबस्त है, ये सारे जो हैं ये लॉजिस्टिक्स में आते हैं। दूसरा होता है आपका सब्सटेंटिव पार्ट, जिसमें होता है कि इसमें बात क्या होनी है, डेक्लेरेशन कैसे बनेगी। और मैं चूँकि एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस यहाँ करवा चुका हूँ, उस टीम का हिस्सा था जिन्होंने यहाँ सार्क करवाई, और मैं जानता हूं कि इस वक्त यानी डेक्लेरेशन ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, बस वो फाइनल टचेस दिए जा रहे हैं। नजम साहब ये बता दीजिए, डेक्लेरेशन का आपने 2-3 दफा जिक्र किया, डेक्लेरेशन का इख्तियार किसके पास होता है? ये पाकिस्तान डिसाइड करेगा कि किन मौज़ूआत पर गुफ्तगू होनी चाहिए, या ये फिर एक कमेटी उनकी मुकम्मल जो पूरी तंजीम? ये सारी चीजें जिस तरह मैंने कहा ना कि सीनियर ऑफिशियल्स जब मिलते हैं ना बहुत पहले इसको यानी कॉन्फ्रेंस से पहले, तो वहां पे बात होती है, एजेंडा सेट होता है। और नॉर्मली क्या होता है कि जो पीछे डेक्लेरेशन हुई थी ना उसको सामने रखा जाता है और उसमें से देखा जाता है कि कौन सी ऐसी बातें थी जो हमने की और उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, तो उसको बीच में शामिल करते हैं। फिर जो एक साल में खित्ते में या आलमी तौर पे कुछ चीज़ होती है, मिसाल के तौर पे जब पिछली दफ़ा ये हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का हुआ था तो उस वक्त गज़ा की सूरत हाल जो है वो ऐसी नहीं थी, इजराइल को पे हमला नहीं हुआ था ईरान का, और मिडल ईस्ट में जंग का ख़तरा नहीं था। तो इस दफ़ा जो मेन फोकस होगा वो होगा इस सूरत हाल में। पाकिस्तान ने अकेले फैसला नहीं करना, ये फैसला कंसेंसस से होता है, सारे लोग मिल के बात करते हैं, फिर ड्राफ्टिंग होती है और उस ड्राफ्टिंग कमेटी में बड़े बड़े जय्यद लोग बैठे होते हैं और वो कॉमा सेमीकोलन ये इसका ये मतलब निकलेगा, बड़ी एहतियात से ये डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। यूक्रेन की बात इसमें कम ज़रा थोड़े से लो लेवल पे होगी, इसलिए कि रूस उसमें शामिल है और चाइना उसमें शामिल है, और चूंकि इस ब्लॉक को समझा जाता है कि ये ईस्टर्न ब्लॉक है वीजा वी द वेस्टर्न ब्लॉक, तो उसमें जो ईस्टर्न ब्लॉक को सूट करती हैं चीज़ें वो इसमें आएंगी। इस वक्त की आखिरी बात ये याद रहे कि SCO इसके साथ ही ब्रिक्स भी है और उसमें भी इंडिया है और रूस है और चाइना है। तो सवाल ये पैदा होता है कि UN में तो 193 मेंबर हैं, ये इस तरह की रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाने की और फिर एक ही जैसी बनाने की ज़रूरत क्या है? उसका सिंपल सा ये जवाब है कि सारे मामलात UN में हल नहीं होते, खित्ते के अपने अलहदा भी प्रॉब्लम्स होते हैं। लिहाजा दूसरी क्लैरिफिकेशन बड़ी ज़रूरी है, ये नेटो की तरह की कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है कि जिस पे फॉर इंस्टेंस ये है कि जी रूस पे हमला होगा तो पाकिस्तान बीच में शामिल हो जाएगा। ये प्योरली काउंटर टेररिज्म ओरिएंटेड, इकोनॉमिक्स यानी ओरिएंटेड और कॉन्फ्लिक्ट फ्री करने के लिए ये तंजीम बनी है। अब आखिरी इसकी बात ये है जो आपने बात खदशे का इजहार किया, देखिए PTI के तमाम अगर मान लिए जाएं कि उनके तमाम की तमाम शिकायत दुरुस्त हैं, उनके तमाम के तमाम मसाइल का जो है वो हल होना चाहिए, ये मानने के बाद बात कर रहा हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम, बहुत ही ज़्यादा अहम ये कॉन्फ्रेंस है और इसमें किसी किस्म का अगर आपने कुछ करना है तो 2 दिन का इंतज़ार कर लें, 15-16 की बात है और उसके बाद जो मर्जी करें। याद रहे कि ये PTI पाकिस्तान की एक सियासी जमात है, बिल्कुल, और अगर पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए हिंदुस्तान जैसे दुश्मन जो हैं वो लगे हुए हैं तो उनको क्यों खामखा अपने मौका देना है कि उनको पता लगे देखिए जी पाकिस्तान एक कॉन्फ्रेंस नहीं करवा सकता। तो ये बहुत ज़्यादा अहम, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और इसके लिए ज़रूरी है कि तमाम सियासी जमातें बल्कि तमाम अवाम मिल के इसको कामयाब बनाने की। नजम साकिब साहब, एक ख्वाहिश का इजहार या आपने बताया था कि आपकी एक राय भी है और आपको लगता भी है ऐसा होगा, वो ये थी कि 25 अक्टूबर रेड लाइन नहीं होगी और चीफ जस्टिस मौजूदा हैं वो चले जाएंगे, नए चीफ जस्टिस आ जाएंगे। वज़ीर कानून साहब ने आज गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि जल्द नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। आपको लगता है ये 25 वाली डेडलाइन पे हुकूमत ने ये डेडलॉक तोड़ दिया है? लगता तो यही है कि हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है बावजूद कि इन तरमीम को करना है चाहे जो मर्जी हो जाए। दूसरी तरफ ये भी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो अंदर का माहौल है जो बता रहा है, जो नोटिफिकेशन रजिस्ट्रार साहब कर रहे हैं जी कि फ़लानी तारीख 25 तारीख को ये होगा और फिर उनका सेंड ऑफ होगा और फिर उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह का फ़लाना होगा, ये चीज़ें तो सुनने में आ रही हैं, होगा क्या ये तो अल्लाह जानता है। आप यकीन कर लीजिए किसी को कुछ नहीं पता। और ये जो सारी बातें हो रही हैं ना, ये मुसव्वदा इसका आया, मुसव्वदा उसका आया है,
देखिएगा कि ये अगर मौलाना साहब उस वक्त मान जाते जब उन्होंने के मानने से इनकार कर दिया था, उस वक्त ये मंजूर हो जाना था। अभी ये मुसव्वदे बाद में आ रहे हैं, ये आफ्टर थॉट है। जहां तक बिलावल साहब की बात है तो कायदे आज़म के ख्वाब का उन्होंने जिक्र किया, अपने नाना के ख्वाब को भूल गए। और फिर कायदे आज़म ने यह भी तो ख्वाब देखा था ना कि जो पाकिस्तान में बना रहा हूं या पाकिस्तान जो बन रहा है उसमें इंसाफ होगा। कायदे आज़म ने कोई एक ख्वाब देखा था? आप उनकी तहरीरें तो पढ़ें, आप उनकी ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करें। वो खुद एक लॉयर थे, कानून पे और यानी आइन पे उनका पूरा यकीन था। तो क्या उनके उन ख्वाबों का भी जिक्र कहीं पे होगा जो उन्होंने देखे थे, जिनको हमने बिल्कुल सत्यानाश मार के रख दिया इस आजकल के पाकिस्तान में? ये पहला सवाल। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो मेरे दिमाग में आया जब आप और यानी राव साहब गुफ्तगू कर रहे थे। मुझे ये बताइएगा, ये सारी सियासी जमातों के जय्यद जो है ना सियासतदान, मुझे ये बता दें कि क्या पार्लियामेंट आइन के मुताबिक चलनी चाहिए या आइन जो है वो पार्लियामेंट के ही मरहूने यानी मिन्नत हो, उसके ज़ेरे एहसान हो, किसी वक्त भी चेंज हो जाएगा? अगर तो 2/3 की बात है तो क्या 2/3 अगर अक्सरियत हासिल होती है तो पाकिस्तान के बारे में या आइन के बारे में आप कुछ भी फैसला कर सकते हैं? देखिए, बुनियादी जमहूरियत का मसला है, बुनियादी पॉलिटिकल साइंस के बेसिक आप बीए के किसी स्टूडेंट से पूछें कि अगर आपको आइन में तब्दीली करनी है तो स्टेक होल्डर्स कौन से हैं? उसमें ये जो बनते हैं ना, ये जो वैसे तो ये हुकूमत ही बनी हुई है, इनके पीछे तो है ही कोई नहीं, अवाम तो पूरी किसी और के पीछे थी, तो अवाम का भी नाम ये नहीं ले सकते। सबसे बड़ा उसमें होता है यानी पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, उसमें नेचुरली आपके स्टेक होल्डर्स, उसके बाद आपकी अवाम होती है। अवाम क्या चाहती है, किसी को परवाह है इसकी? फिर आपकी अदलिया जो कि आइन को समझती है, किसी जजेस के बेंच को इन्होंने कोऑप्ट किया है कि जी हम कर रहे हैं। वो लोग जो कि दिन रात कानून साहब, ये एक आर्गुमेंट दिया जाता है कि पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं वो अवामी नुमाइंदे, अवाम से वोट लेकर आए हैं, तो फिर अवाम की सोच को लेकर वो पार्लियामेंट में आए। बिल्कुल दुरुस्त है, वो अवाम के वोट से लेके आए हैं, चाहे 45 या 47, इससे गर्ज नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि ये अवाम के वोट लेके आए हैं, अवामी ये नुमाइंदगी करते हैं। मैं तो उसके बाद की बात कर रहा हूं कि क्या आपके पास ये इख्तियार है कि पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता कल को 2/3 से आप फैसला करते हैं कि आइन हम एब्रोगेट करते हैं? एक जो अच्छी बात कर रहे हैं ना ये लोग, ये जो तरमीम कर रहे हैं, वो भी बताता चलूं आपको। अच्छी बात ये कर रहे हैं कि जब पहले बात होती थी कि 1998 में एब्रोगेट हो गया, 1962 में हो गया, 1969 में हो गया, किसी फौजी डिक्टेटर ने आइन के परखचे उड़ा दिए। अब आज से 20 साल बाद क्या बात हो रही होगी? इन तीनों का जब जिक्र आएगा ना, तीनों जमानों का, जब आइन एब्रोगेट हुआ था तो साथ में ये भी आएगा कि एक अवामी हुकूमत भी आई थी, एक कोलिशन गवर्नमेंट आई थी, जिसके होते हुए आइन के परखचे उड़ा दिए गए। ये चीज आएगी और ये चीज आपको अभी तो अंदाजा नहीं है इसका, अभी तो आपको जुनून है कि करना है बस आपने। इस वक्त ये आखिरी बात, आज के जजेस हजरात जो खत लिख रहे हैं ना, ये उनके लिए खास पैगाम है इन तरामीम में। और मुझे ये खत लिखने वाले जजेस जो है ना, कल को इनके पास 2 ऑप्शंस होंगी, या तो ये अब यानी कोई और करियर ढूंढेंगे, कोई किसी और करियर का इंतखाब करेंगे, या फिर अपने इस्तीफे तैयार करके अपनी अपनी जेबों में रखेंगे। क्योंकि इस किस्म के माहौल में जिसमें किसी की ट्रांसफ़र किसी वक्त भी कहीं पे भी कर सकती है हुकूमत, अपनी मर्जी से जज को दाएं बाएं कर सकती है, अपनी मर्जी से जज लगा के और उससे अपनी मर्जी के फैसले ले सकती है, तो जो इंटेग्रिटी वाले जजेस हैं उनके पास यही 2 ऑप्शन बचती हैं, या वो इस्तीफे दे देंगे या कोई और करियर करेंगे। क्योंकि इस माहौल में किसी इंटेग्रिटी वाले जज का काम करना